स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक विज्ञान की जो किताब है लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड, इसका हम चैप्टर संघवाद पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं, लेकिन मैं इसका रिवीजन आपको करा देता हूँ एक बार। सबसे पहले हम बात करेंगे संघवाद क्या है। देखिए, संघवाद को समझने के लिए मैं भारत का ही आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा जो देश है भारत, तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर अलग अलग स्तरों पर सरकारें हैं। एक सरकार जिसको आप संघ सरकार या केंद्र सरकार भी बोल सकते हैं। ये जो सरकार होती है ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि जो राज्य सरकारें होती है वो केवल अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। कुल मिलाकर हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं और समझते हैं। संघवाद या संघीय व्यवस्था ये एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें सरकार के दो या दो से स्तर होते हैं। कम से कम दो स्तर होना तो लाजमी है, ज्यादा स्तर भी हो सकते हैं अलग अलग देशों में। भारत का एग्जाम्पल हम लेंगे तो भारत में जो हमारा जो मूल रूप से जो संविधान था हमारा, तो उसमें सरकार के दो स्तर लिखे गए थे कि केंद्र सरकार होगी भारत में और अलग राज्यों में राज्य सरकार होगी। लेकिन 1992 के बाद से या 1992 में एक तीसरा स्तर भी यहाँ पर जोड़ा गया है, जिसको हम स्थानीय सरकार बोलते हैं। तो संघवाद के बारे में आप समझते हैं। संघवाद क्या है? संघवाद क्या है भाई? संघीय व्यवस्था। कैसी संघीय व्यवस्था? ऐसी संघीय व्यवस्था जिसमें सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। इसको समझने के लिए हम और थोड़ा डिटेल में पूछते हैं। तो यहाँ इसकी विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे संघवाद की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले हम बात करें स्तर की। जैसे ही मैंने आपको बताया, कम से कम दो या दो से अधिक स्तर किसी भी संघीय व्यवस्था में होते हैं। तो इसमें सरकार के दो या दो से स्तर होते हैं। ये संघवाद की सबसे पहली और अनिवार्य विशेषता है। बाकी जो विशेषताओं के बारे में अभी हम देखेंगे, हो सकता है अलग अलग देशों में ये विशेषता है अलग अलग रूप से हो, लेकिन ये एकमात्र ऐसी विशेषता है कि आपको लगभग सभी संघीय व्यवस्थाएं जितने भी देशों में है सभी जगह आपको ये देखने के लिए। दूसरी विशेषता के बारे में हम देखें, इनके जो अधिकार क्षेत्र, सरकार के दो स्तर हो सकते हैं, दो से अधिक स्तर हो सकते हैं, लेकिन इनके जो अधिकार क्षेत्र होंगे वो अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे। यानी कि कोई सी भी एक स्तर की सरकार किसी दूसरे स्तर पर मनमानी तरीके से शासन नहीं कर सकती या उस पर दबाव बनाकर कोई भी आदेश उनसे पास नहीं करा सकती। अब इन अधिकारों का हमें कैसे पता चलेगा? केंद्र सरकार के पास कौन सा अधिकार है, राज्य सरकारों के पास कौन सा अधिकार है? इसके लिए हमारा जो संविधान है उसमें बिल्कुल क्लियरली लिख दिया गया है, साफ साफ बता दिया गया है कि जो सरकार होगी अलग अलग स्तर पर उनके पास कौन से अधिकार होंगे। ये अधिकार क्षेत्रों के बारे में हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था कैसे काम करती है। ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम इसकी अगर तीसरी विशेषताएं देखते हैं। तीसरी विशेषताएं क्या कहती है? जितने भी स्तर की सरकारें होगी उनमें कोई सा भी स्तर, चाहे वो आपका केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई सा भी स्तर संविधान के मौलिक प्रावधानों में अकेले परिवर्तन नहीं कर सकता है। कहने का मतलब क्या है? अगर संविधान के मौलिक जो प्रावधान है अगर उनको हमें बदलना है तो निश्चित रूप से हर स्तर की मंजूरी देना जरूरी है। प्रत्येक स्तर से मंजूरी दी जाएगी, तभी संविधान के जो मौलिक प्रावधान है उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। पांचवी विशेषता, सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अधिकारों का तो लिखा है हमारे संविधान में बिल्कुल क्लियरली, लेकिन फिर भी कुछ बातों को लेकर राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें आपस में टकरा सकती है, उनमें मतभेद हो सकते हैं, जो नियम कायदे कानून उनके द्वारा बनाए गए। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? कभी अगर ऐसा होता है कि सरकारों के बीच में मतभेद हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देता है वो हर स्तर की सरकार को मानना पड़ता है, और वही निर्णय जो होता है मूल रूप से माना जाता है कि यही निर्णय हर सरकार द्वारा माना जाएगा। इसके बाद आती है इसकी अगली विशेषता जिसको हम राजस्व के स्रोत कहेंगे। अब देखो, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, हर स्तर की सरकार को काम करने के लिए जरूरत होगी किस चीज की? पैसे। तो वो पैसा कहाँ से मिलेगा? वो पैसा कहाँ से मिलेगा? ये बातें संविधान में लिखी गई है कि राज्य सरकार के जो राजस्व के स्रोत होंगे वो कहाँ से होंगे, केंद्र सरकार के जो राजस्व के स्रोत होंगे वो कहाँ से होंगे। क्योंकि ये तो आप जानते हो, बिना पैसे के तो सरकार चल नहीं सकती। सरकार आपके लिए हॉस्पिटल बनाएगी, स्कूल कॉलेज बनाएगी, सड़कें बनाएगी, तालाब बनाएगी, या आपके जो जन कल्याण योजनाएं उनको लेकर आएगी, उनके लिए पैसा लगेगा। और वो पैसा राज्य सरकार को कहाँ से मिलेगा? केंद्र सरकार को कहाँ से मिलेगा?
ये बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है हमारे संविधान के अंदर। इसकी अगर हम आखिरी उद्देश्य देखते हैं, इसका आखिरी विशेषताएं देखते हैं, तो वो होता है संघवाद के उद्देश्य। संघवाद का जो उद्देश्य होगा तो संघवाद के दोहरे उद्देश्य होते हैं। पहला, देश की एकता को बनाए रखना, और केवल एकता को बनाए नहीं रखना बल्कि उसको बढ़ावा भी देना। दूसरा, देश की जो विविधताएं हैं उनका सम्मान करना। ये संघवाद के 7 विशेषताएं मैंने आपको बताई। तो अगर आपको बच्चों कोई भी डाउट हो या कोई बात क्लियर करनी हो, समझ नहीं आ रही हो, तो आप पूछ सकते हैं।